नैनीताल में सीएम धामी ने मंडल स्तरीय अधिकारियों संघ की बैठक। निर्माण कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के भी दिए निर्देश। लापरवाह और भ्रष्ट अधिकारियों को दी सख्त चेतावनी। देहरादून डीएम ने सीएम हेल्पलाइन नंबर के लंबित मामलों पर जताई नाराजगी। 3 दिनों में निस्तारण के दिए निर्देश। बोले, जन सुनवाई प्रणाली सरकार की प्राथमिकता, लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण का भगवानपुर तहसील क्षेत्र में बड़ा एक्शन। 4 अनाधिकृत कॉलोनियों को क्या ध्वस्त। कार्रवाई से पहले दिया गया था सुनवाई का मौका। चारधाम और वैष्णो देवी से लौटे 3 श्रद्धालु समेत 7 लोगों में कोरोना की पुष्टि। 30 में से उत्तराखंड के 23 मरीज। सभी मरीज घर पर ही किए गए आइसोलेट। नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नैनीताल में मंडल स्तरीय के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में कुमाऊं मंडल के 6 जिलों के जनप्रतिनिधि और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं बैठक में सीएम ने जनता की समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार लगाकर, चौपाल लगाकर धरातल पर कार्य करने के निर्देश दिए हैं, ताकि अंतिम छोर पर खड़ा व्यक्ति भी सरकार की योजनाओं का लाभ उठा सके। उन्होंने कहा कि सरकार भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए टोल फ्री 1064 नंबर भी चला रही है। साथ ही सीएम ने सभी निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूर्ण करने के भी निर्देश दे दिए हैं। पूरे कुमाऊं क्षेत्र में जितनी भी हमारी राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की योजनाएं चल रही हैं, उन सभी योजनाओं की समीक्षा की है कि वो समय पर धरातल पर उतरें, समय पर वो काम पूरे हों और हमारे जो अधिकारीगण हैं वो समन्वय बनाकर, हमारे जनप्रतिनिधि सभी मिलकर आपसी समन्वय के साथ जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं पर खरे उतरें, उन कामों की मॉनिटरिंग करें, जनता दरबार लगाएं, धरातल पर उतरें, गांव-गांव जाएं और समाज के अंतिम छोर में खड़े हुए व्यक्ति तक जो है पहुँचे। और सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, जन अपेक्षाएं हैं, तहसील दिवस हैं, हमारे बीडीसी की बैठकें हैं, जनता की चौपालें हैं, उन सभी पर काम करें। गुणवत्ता के साथ किसी प्रकार का कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। देहरादून से बड़ी खबर। सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर डीएम ने जताई नाराजगी। 3 दिनों में निस्तारण के दिए निर्देश। कोई भी शिकायत 36 दिन से ज्यादा ना रहे लंबित, ये डीएम की ओर से आदेश दिए गए। जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण समयबद्ध तरीके से समाधान करने के लिए कहा गया है। जन सुनवाई प्रणाली राज्य सरकार की प्राथमिकता में है, लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो डीएम की ओर से भी यह बड़ा बयान दिया गया है और कोई भी शिकायत 36 दिन से ज्यादा लंबित ना रहे, ये बात भी कही गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तरीके से और समयबद्ध तरीके से समाधान करना प्राथमिकता में रहेगा, यह भी बताया गया है। तो लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी और ऐसे में सीएम हेल्पलाइन के लंबित मामलों पर डीएम की नाराजगी भी देखी गई है। और संवाददाता अमित रतूड़ी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अमित, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, किस तरह से ये नाराजगी भी जताई गई डीएम की ओर से? जी देखिए विशाल, आपको बताऊं तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ये स्पष्ट निर्देश है समस्त जनपदों के जिलाधिकारियों को कि जो भी मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतें आती हैं वो वहां ना जो भी वहां शिकायतें वहां पहुंचती है उसका समाधान जो है संबंधित जो जनपदों के जिलाधिकारी अपने स्तर पर करें। ऐसे में अगर हम बात करें, देहरादून जनपद के जिलाधिकारी समित बंसल के द्वारा एक बैठक की गई थी जिसमें काफी कुछ शिकायतें जो है वो लंबित थी, जिसमें कई सारे विभाग हैं, जिसमें लोक निर्माण विभाग की बात करें, पेयजल की बात करें, सिंचाई विभाग की बात करें, जिसमें परिवहन विभाग की बात करें, तो कई सारे ऐसे विभाग थे जिनमें करीब हम बात करें तो 100 से अधिक ऐसी शिकायतें लंबित थी जिनका निस्तारण नहीं किया गया, जो कि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में गई हैं।
चूंकि मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1906 में कोई व्यक्ति शिकायत करता है तो वहां से संबंधित विभाग को उस शिकायतों का निस्तारण के लिए निर्देशित किया जाता है, लेकिन उन शिकायतों का निस्तारण अभी तक नहीं हुआ, जिस पर जिलाधिकारी सविन बंसल ने नाराजगी जताई है और साथ ही साथ कहा है कि 3 दिनों के अंदर जो भी उक्त शिकायतें हैं, संबंधित जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि 36 जो अगर हम बात करें तो दरअसल इस समीक्षा बैठक के दौरान 2023 और 24 में जो शिकायतों की जो हम बात करें तो करीब 1500 से अधिक शिकायतें थी जो लंबित हैं और इन शिकायतों को निस्तारण के लिए भी 36 दिन का जो है समय उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दिया है, जिसमें कि अगर हम बात करें बैठक में जो राजस्व निरीक्षक हैं, पुलिस विभाग की अगर हम बात करें तो एसपी सिटी जो देहरादून के प्रमोद कुमार वो उपस्थित रहे, साथ ही साथ सीडीओ मुख्य विकास अधिकारी जो है वो उपस्थित रहे, प्रत्युष कुमार जो सिटी मजिस्ट्रेट वो उपस्थित रहे, तो तमाम जो आला अधिकारी सभी विभागों के अधिकारी उपस्थित, लोक निर्माण विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कहने का जो तात्पर्य रहा है, जो जिस तरीके से अगर हम बात करें डीएम की, तो यही है कि जो शिकायतें हैं उनका निस्तारण समय से किया जाए, किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से भटकना न पड़े या फिर बार बार मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन जो नंबर है उस पर शिकायत ना करना पड़ी। जी किसान, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए अमित, क्योंकि लगातार लोग शिकायतें भी करते हैं और फिर कहते हैं कि समाधान लंबे समय हो गया है लेकिन समाधान नहीं हो पा रहा है, तो क्या इसमें अधिकारियों की लापरवाही है कि जो समाधान नहीं कर पा रहे हैं या फिर उन शिकायतों को सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इसमें लापरवाही या इसमें अगर हम बात करें तो ये देखने को मिलती है, लापरवाही या अनियमितता जो होती है, जो कार्य के प्रति अपना जवाबदेही नहीं जिसको हम कहते हैं नहीं मानी जाती है, वो देखने को मिलती है। क्योंकि सीएम हेल्पलाइन एक आपके पास आखिरी जरिया होता है, ये तो आप उसमें शिकायत कर सकते हैं या फिर जब मुख्यमंत्री जनता दरबार लगाते हैं आप वहां पे उनसे मिल सकते हैं या फिर सीधे आप मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी शिकायतों को बता सकते हैं। लेकिन जब शिकायतें वापस अगर हम बात करें तो डीएम के पास आती है तो वहां पर ये चीज देखने को मिलती है कि वाकई में समस्या का समाधान नहीं हो पाता है। इसी चीज को लेकर जो कल बैठक हुई थी उसमें जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं संबंधित अधिकारियों को, भाई सभी शिकायतों का 3 दिन के अंदर निस्तारण करें और जो इस तरीके से नहीं करेंगे तो उसमें कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जो है उनके ऊपर जो उनकी जो अगर हम बात करें तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। अगर दंडात्मक कार्रवाई से इस पर संदेश अगर मैं आपको बताऊं तो यही होगा कि या तो उनको सस्पेंड किया जाएगा या बर्खास्त किया जाएगा अपने, या जिसको हम कहते हैं कार्यमुक्त किया जाएगा उनको, संबंधित विभाग के जो अधिकारी जिस व्यक्ति ने उस अपनी शिकायत का निस्तारण नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं एक जिस तरीके से मुख्यमंत्री कहते हैं, धामी जी कहते हैं कि जो भी शिकायतें आती है, और उन्होंने भी दरअसल स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि संबंधित जो भी जिलाधिकारी हैं जनपदों के वो अपने स्तर पर ही समस्याओं का समाधान करें। मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में चूंकि पूरे 13 के 13 जनपदों के लोगों की अलग अलग समस्याएं होती हैं, अंबाल लगा रहता है, लेकिन वो वहां तक ना पहुंचे। इसी संबंध में मुख्यमंत्री ने धामी जी ने ये संबंधित अधिकारियों को ये जिम्मेदारी दी है कि वो अपने स्तर से इन सभी समस्याओं का निस्तारण करें। जी विशाल। जी बिल्कुल अमित, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और बड़ी खबर का रुख करेंगे, प्रदेश के सभी नगर निकायों में लागू होगा ई ऑफिस, शहरी विकास सचिव ने बैठक में दिए निर्देश। राज्य में कुल 107 है नगर निकाय, सभी जगह पर फाइल व्यवस्था के तहत हो रहा है काम। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर प्रदेश के सभी नगर निकायों में ई ऑफिस प्रणाली लागू की जाएगी। ऐसे में शहरी विकास सचिव ने यह निर्देश भी जारी कर दिए हैं। बैठक में भी कहा गया था कुल 107 नगर निकाय हैं जिनमें ई ऑफिस प्रणाली के तहत कार्य किया जाएगा और सभी जगह पर फाइल व्यवस्था के तहत अभी तक ये काम चल रहा था, लेकिन अब इसको ई ऑफिस में तब्दील किया जाएगा। तो शहरी विकास सचिव ने बैठक में यह निर्देश भी दे दिए हैं और राज्य में कुल 107 नगर निकाय हैं जहां पर फाइलों का मूवमेंट देखा जाता था और यह भी देखा जाता है कि फाइल व्यवस्था के तहत ही काम हो रहा था, लेकिन अब इसको ई ऑफिस में कार्य किया जाएगा कि शहरी सचिव की ओर से कहा गया है। और हरिद्वार से बड़ी खबर मिल रही है, 3 श्रद्धालु समेत 7 लोग कोरोना पॉजिटिव। चारधाम और वैष्णो देवी से लौटे थे श्रद्धालु।
प्रदेश में मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 30 में 23 मरीज उत्तराखंड के निवासी बताए जा रहे हैं। 7 सक्रिय मरीज घर पर ही आइसोलेट किए गए हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक बार फिर से कोविड की दस्तक देखने को मिली प्रदेश में, और ऐसे में चारधाम यात्रा भी जारी है और बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो पहुंच रहे हैं उत्तराखंड में। प्रदेश और राज्य से के साथ ही देशों से भी बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं, और ऐसे में 30 में से 23 मरीज उत्तराखंड के निवासी बताए जा रहे हैं, जिनमें कोविड की पुष्टि हुई है। हालांकि 7 सक्रिय मरीजों को घर पर ही आइसोलेट किया गया है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 3 श्रद्धालु समेत 7 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना के मामले भी एक बार तेजी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड में भी ये मामले बढ़े हैं। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं हरिद्वार से। मनोज, क्या माना जाए, किस तरह की तैयारियां देखने को भी मिल रही है और अभी किस तरह से इलाज दिया जा रहा है कोरोना पॉजिटिव मरीजों को? बिल्कुल, देखिए विशाल, उत्तराखंड में जो है शुक्रवार को सबसे अधिक जो कोरोना के मामले थे वो निकल के सामने आए हैं। चारधाम और वैष्णो देवी से जो लौटे श्रद्धालु थे उसमें से करीब 30 जो श्रद्धालु थे वो यहाँ पे कोरोना पॉजिटिव पाए गए। जबकि सबसे ज्यादा जो मरीज थे उत्तराखंड के 23 मरीज उत्तराखंड के बताए जा रहे हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है गाइडलाइन जारी कर रखी है। यहाँ पे तमाम 23 लोगों को घर पे जो है रखा गया है और यहाँ पे उनका इलाज भी जारी है और उनको जो एहतियात बरतनी चाहिए उसके बारे में भी जानकारी दी जा रही है। जिस तरीके से अब दोबारा से फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय, लेकिन स्वास्थ्य विभाग लगातार ही अलर्ट मोड पे दिखाई दे रहा है। जी विशाल, लेकिन ऐसे में क्या माना जाए मनोज, क्योंकि ये भी देखा जा रहा है कि चारधाम यात्रा भी लगातार जारी है, बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं। हालांकि हरिद्वार में बड़ी संख्या में पर्यटक भी पहुंचते हैं, तो क्या माना जाए किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है कोरोना के प्रति? बिल्कुल विशाल, देखिए उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है। चारधाम यात्रा में देश के अलग अलग कोनों से जो है लाखों की संख्या में रोजाना श्रद्धालु पहुंचते हैं। ऐसे में जो कोरोना पॉजिटिव है वो मामले निकल के सामने आते हैं। हालांकि यहाँ पे जगह जगह मेडिकल कैंप लगाए गए हैं, लोगों को चेकअप कराने की सलाह दी जा रही है। जिन लोगों को सांस लेने की या फिर अन्य कोई समस्या, उनको ये सावधानी बरतने की जरूरत है कि वो पर्वतीय क्षेत्र में ना जाए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन लेवल जो वो कम हो जाता है, जिस वजह से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो श्रद्धालु होते हैं उनके सामने कहीं तरह की दिक्कत परेशानी आती है। यहाँ पे चारधाम यात्रा पे जाने से पहले तमाम जो श्रद्धालु है उनको मेडिकल चेकअप कराने की भी सलाह दी यहाँ पे कई जगह मेडिकल चेकअप के लिए यहाँ पे कैंप भी लगाए गए हैं। जी बिल्कुल मनोज, आप बने रहिए हमारे साथ। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने भगवानपुर तहसील क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई की है। प्राधिकरण ने 4 अनाधिकृत कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया है। बताया गया है कि लावा रोड, चुड़ियाला रोड और सीसोना क्षेत्र में 90 बीघा से ज्यादा जमीन पर अवैध तरीके से कॉलोनियां बसाई जा रही थी। प्राधिकरण की रुड़की शाखा टीम ने पुलिस बल के साथ मिलकर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करवा दिया है। जानकारी के मुताबिक ध्वस्तीकरण से पहले सभी को सुनवाई का मौका भी दिया गया था, लेकिन फिर भी बात न मानने पर सख्त कदम उठाया गया है। और संवाददाता मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। मनोज, किस तरह की कार्रवाई ये देखने को मिली है हरिद्वार प्राधिकरण की ओर से? विशाल, रुड़की हरिद्वार प्राधिकरण की जो कार्रवाई वो लगातार जारी है। जो यहाँ पे बिना नक्शा पास कराए हुए जो नहीं होती उनके ऊपर लगातार कार्रवाई की जाती है। कुछ भू माफिया है जो बिना HRDA की परमिशन के यहाँ पे कॉलोनी का विकास कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे में जो जब लोग वहाँ पे प्लॉटिंग लेते हैं तो उनके सामने कई तरह की समस्या आती है। जल भराव और यहाँ पे जल निकासी की सबसे बड़ी समस्या होती है। इसलिए यहाँ पे तमाम जो कॉलोनाइजर है उनको कहा गया है कि सबसे पहले आपको विकास प्राधिकरण से जो है नक्शा पास कराना होगा, उसके बाद ही आपको अनुमति होगी कि आप किसी कॉलोनी में जो है प्लॉट सेल कर सकते हैं। लेकिन ऐसे करीब 90 बीघे की कॉलोनी थी जो भगवानपुर में यहाँ पे सेल की जा रही थी, लेकिन इसमें HRDA की अनुमति नहीं थी, जिस वजह से इस पे जो है ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। सबसे पहले इसको नोटिस दिया गया था, लेकिन अब जब नोटिस के बावजूद भी जो कॉलोनी राजा थे वो नहीं अपनी हरकतों से बाज आए, तो अब कॉलोनी को जो है सीज कर दिया गया है। वहाँ पे जो निर्माण हो रहा है उसको ध्वस्तीकरण भी उसका किया गया है। जी बिल्कुल मनोज, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के में बकरीद के मद्देनजर जिले के SSP प्रवीण सिंह डोभाल ने राजपत्रित अधिकारियों और थाना प्रभारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की। SSP ने साफ कहा है कि असामाजिक तत्वों और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर कड़ी नजर रखी जाए। सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में लगातार भ्रमणशील रहने और हर स्थिति पर चौकस रहने के भी निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को संवेदनशील इलाकों में विशेष सतर्कता बरतने, खुफिया तंत्र को सक्रिय रखने और जनता से बेहतर समन्वय बनाने के भी निर्देश दे दिए हैं।
समस्त जनपद स्तर के अधिकारियों की मीटिंग मेरे स्तर से ली गई थी, जिसमें ईदगाह के जो सुरक्षा प्रबंधन है उसके साथ साथ मिश्रित आबादी क्षेत्र में किसी प्रकार का कोई टकराव ना हो उसको ध्यान में रखते हुए पूर्व के ऐसे केसेस हैं उसको एनालिसिस करते हुए अगर कोई ऐसे हमारे पास इनपुट्स हैं उनको इनसे साझा किया गया और इस ड्यूटी को खासकर ईद को सकुशल संपन्न कराने के लिए सभी थानाध्यक्षों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया है और जो भी इनको आवश्यक पुलिस बल है वो मेरे द्वारा हमारे स्तर से यहाँ से प्रोवाइड करा दिया गया है। मुझे उम्मीद है हरिद्वार पुलिस अपनी विश्वसनीयता को, अपनी प्रोफेशनलिज्म को अच्छे तरीके से प्रूव करते हुए इस ईद के त्यौहार को सकुशल संपन्न। लक्सर में ईद उल अजहा की नमाज को सकुशल संपन्न कराने की हरिद्वार पुलिस ने पूरी तैयारी कर ली है। सभी ईदगाहों पर सतर्क दृष्टि रखते हुए पुलिस फोर्स मुस्तैद है। वहीं पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर बीती शाम ऑपरेशन क्लीन स्वीप भी चलाया गया था, जिसके तहत धार्मिक स्थलों के आसपास शरारती तत्वों पर भी कड़ी निगरानी की जा रही है। चंपावत जिले के पाटी विकास खंड के भीगराड़ा में महिलाओं ने स्वप्रेरणा से एक विशेष अभियान चलाते हुए पर्यावरण संरक्षण की शपथ ली है। उन्होंने कहा है कि हमसे पर्यावरण नहीं, हम पर्यावरण से हैं के संदेश के साथ नदी नालों की सफाई करना और लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना बेहद जरूरी है। इस अभियान में स्वयं सहायता समूह, महिला मंगल दलों और ग्राम स्तर की अन्य महिलाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। वहीं महिलाओं ने पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई कर ये संदेश भी दिया है कि प्रकृति और संस्कृति का संरक्षण सामूहिक प्रयासों से संभव है। उन्होंने साफ सफाई के साथ साथ जल संरक्षण, वृक्षारोपण और प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली को अपनाने की अपील भी की है। साथ ही महिलाओं ने संकल्प लिया है कि वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काम करेंगे। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि हर महीने एक प्लास्टिक वस्तु लक्सर पुलिस ने अंतर्राज्यीय चैन लूट गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को पकड़ने में सफलता हासिल कर ली है, जिनके कब्जे से लूटी गई 4 चैन भी बरामद की गई है। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में रुड़की में 3 अलग अलग जगहों से महिलाओं से चैन छीनने की वारदात का खुलासा भी किया है। पुलिस के मुताबिक 3, 20 और 28 मई को बदमाश रुड़की के अलग अलग जगहों से बुजुर्ग महिलाओं से चैन छीनकर फरार हो गए थे। तीनों ही मामलों में कोतवाली, रुड़की और गंगनहर कोतवाली में शिकायत के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा भी दर्ज किया गया था। निर्जला एकादशी पर हर की पौड़ी पहुंचे जम्मू कश्मीर के श्रद्धालुओं के साथ बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि हाथी घाट पर गंगा में अचानक युवक बहने लगा। ऐसे में गंगा की तेज धार में बहते बहते पुल के नीचे पहुंच गया। वहीं चीख पुकार मचने पर आपदा राहत बल की टीम सक्रिय हुई। साथ ही रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान युवक ने लोहे की चैन पकड़कर जान बचाई है। वहीं मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने समय रहते खींचकर युवक को बाहर निकाला। इसके अलावा श्रद्धालुओं ने गंगा किनारे मौजूद एसडीआरएफ और पुलिस का आभार भी जताया है। तो आपको बता दें कि गंगा घाट पर श्रद्धालु के साथ ये बड़ा हादसा हो गया।
गंगा में नहाने के लिए आए थे और ऐसे में नहाते समय अचानक युवक बहने भी लगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले, जहां पंत पार्क में वृक्षारोपण किया गया और छात्र छात्राओं को पर्यावरण के प्रति सचेत रहने के लिए भी शपथ दिलाई गई, जिसमें छात्र छात्राओं के साथ स्थानीय लोगों की ओर से भी प्रतिभाग किया गया। इसके बाद सफाई मित्रों ने के हाल चाल जाने और स्वच्छता का संदेश देते हुए झील किनारे स्वयं सफाई करते हुए भी नजर आए। उनका कहना है कि पर्यावरण के संरक्षण के लिए पूरे देश और विश्व में उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य है जिसके की ओर से ग्रास एनवायरनमेंट प्रोडक्ट लागू किया गया है, जो देश और विदेश के लिए एक मॉडल है, जिसके अंतर्गत नाली, गधेरे, जल खाल और जल स्रोतों को पुनर्जीवित और संरक्षण सारा का गठन किया गया है। पर्यावरण हमारी पहली प्राथमिकता है। हमारे राज्य में पर्यावरण के संरक्षण के लिए हमने पूरे देश और दुनिया में सबसे पहली शुरुआत की है। जीईपी हमने उत्तराखंड में लागू किया है, जो भारतवर्ष के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी एक मॉडल है, ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट। और इससे हम ये माप कर पाएंगे कि हमने विकास के कार्यों में कितना जो है ग्रॉस एनवायरनमेंट प्रोडक्ट का हमने मापन किया है, कितना हमने उसके लिए चुकाया है। उसके आधार पर हम पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में हम एक बड़ा योगदान दे सकते हैं। और देवभूमि के अंदर अनेक हमारे जल स्रोत हैं, नाले, धौरे, गाड़, गधेरे, इन सभी के पुनर्जीवन के लिए, उनके संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमने सारा का यहाँ पर गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी के पावन अवसर पर शुक्रवार को त्रिवेणी घाट पर हजारों श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। पूरे दिन घाट पर भक्तों का सैलाब उमड़ता रहा, लेकिन इस भीड़भाड़ से सबसे ज्यादा अनदेखी हुई स्वच्छता की। तस्वीरें योग नगरी ऋषिकेश के त्रिवेणी घाट के पास की है, जहां गंदगी का अंबार लगा हुआ है। श्रद्धालु जहां गंगा स्नान कर पुण्य अर्पित करने पहुंचे, वहीं घाट की बदहाली ने उनकी आस्था को ठेस पहुंचाई। त्रिवेणी घाट के चारों ओर कूड़े के ढेर लगे मिले। कई जगह तो स्थिति इतनी खराब रही कि श्रद्धालु मायूस होकर लौटते नजर आए। देखिए, मैं रुद्रपुर से आया हूँ और देहरादून से आ रहा था, तो मैंने कहा त्रिवेणी घाट का थोड़ा सा दर्शन कर लिया जाए। लेकिन आके बड़ा अफसोस हुआ कि हमारा देवभूमि उत्तराखंड कहते हुए भी शर्म आ रही है कि देवभूमि हम कह रहे हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा यहाँ पे गंदगी है। घाट की कोई सफाई नहीं है, कोई सफाई कर्मचारी नहीं दिखा यहाँ पे, ना कोई प्रशासन के लोग दिखे यहाँ पे, कोई दिखा भी तो मोबाइल में लगे दिखे मुझे। गंगा सभा और नगर निगम दोनों ही स्वच्छता की जिम्मेदारी एक दूसरे पर डालते नजर आए। ना तो घाट पर कूड़ेदान की व्यवस्था की गई और ना ही समय पर कूड़ा उठाया गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि जब गंगा समिति नगर निगम के भरोसे और निगम समिति के भरोसे है, तो घाट की सफाई करेगा कौन? तो बड़ी मुझे अपने आप में ग्लानि हुआ कि हम लोग उत्तराखंड से हैं और दूर दूर से यहाँ पे सैलानी आते हैं, लेकिन तब भी यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है ताकि उनको कोई साफ सफाई, कुछ बैठने की व्यवस्था, नहाने की व्यवस्था। घाट पे ही बहुत गंदगी देख के मैं बहुत ज़्यादा व्यथित हुआ। श्रद्धालु और स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि पर्व के दौरान घाटों पर विशेष सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि गंगा की निर्मलता और श्रद्धालुओं की आस्था दोनों बनी रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।